हेलो मित्रों, आज मैं अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी बताने जा रहा हूं कि हम भारत की विदेश नीति को किस एंगल से देखते हैं, उनको कैसे हम एनालाइज करते हैं और उसको कैसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम ये समझ लें कि विदेश नीति होती क्या है और विदेश नीति का महत्व क्या है और विदेश नीति ये कैसी नीति है। जैसे आपने सुना होगा आर्थिक नीति होती है देश की, जैसे आपने सुना होगा एक डोमेस्टिक पॉलिसी के ओरिएंटेशन के तरह विकास की एक नीति होती है। तो ये विदेश नीति क्या होती है? विदेश नीति कोई एक बहुत बड़ा चीज़ नहीं है जिसको समझने में बहुत दिक्कत हो, बल्कि विदेश नीति वही है जो जो हम स्थानीय लेवल पे या जो राष्ट्रीय स्तर पर हम ये चीज़ देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश का संबंध दूसरे देशों के साथ कैसा होगा और उसका आधार क्या होगा। और इसमें हम एक चीज़ खास करके ध्यान देते हैं कि ये जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, वो हमारे राष्ट्रीय हितों का पोषण करती है कि नहीं, उनको बढ़ाती है कि नहीं। तो फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति को हम उस कंटेक्स्ट में भी देखना चाहेंगे कि विदेश नीति का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका फाइनल अंत क्या है और किस तरह से हम उसको समझते हैं। फॉरेन पॉलिसी जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा और बॉर्डर सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, और जो राष्ट्रीय संप्रभुता होती है और जो आर्थिक हित होते हैं राज्य के, उनको बचाने, उनके संपोषण का एक माध्यम होती है। तो क्या हुआ फॉरेन पॉलिसी? फॉरेन पॉलिसी महज एक टूल है, महज एक जरिया है उस नीति का निर्धारण करने की जिसमें राष्ट्रीय हित का पोषण हो और राष्ट्रीय हित के हिसाब से उन नीतियों को, आदर्शों को बनाया जाए। अब इसको पढ़ने के अप्रोच क्या है? कई तरह से हम विदेश नीति के तरफ पहुंच सकते हैं, इन अप्रोच कर सकते हैं या इनकी मूल भावना को समझ सकते हैं। जो पहला है जिसे हम साधारण तौर पे ट्रेडिशनल थ्योरीज कहते हैं, या और दूसरा है एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज। जो ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं, जिनको हम मूल तौर पे ये मानते हैं कि ये एक्सप्लेन करती हैं, व्याख्या करती हैं उन सिद्धांतों का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत हैं, जैसे रियलिज्म या यथार्थवाद हम कहते हैं हिंदी में, लिबरलिज्म या उन उदारवादी लिबरलिज्म हम राजनीति शास्त्र के उस लिबरलिज्म से अलग मानते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, लेकिन लिबरलिज्म मूलतः एक उस उदारवादी प्रक्रिया का पार्ट है जिसमें माना जाता है कि संस्थागत रूप से राज्य एक दूसरे राज्य से जुड़े होते हैं। तीसरा होता है कंस्ट्रक्टिविज्म, या जिसे हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी हिंदी में कहते हैं, या मूलतः जिसे हम संरचनावाद कहते हैं। अब मूलतः जो फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया है या जो भारतीय विदेश नीति है, उसको हम रियलिस्ट एंगल से देखते हैं, रियलिज्म के दरमियान देखते हैं, रियलिज्म के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि उस फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया या जो भारतीय विदेश नीति है, उसमें 1947 के बाद क्या परिवर्तन आए थे और वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसने भारत की स्वतंत्रता के बाद उसमें परिवर्तन लाया। एक अंग्रेजी में जिसे हम संज्ञा देते हैं वो है नेहरूवियन कंसेंसस, या नेहरू के सिद्धांतों को माना गया है कि ये विदेश नीति का जो उस समय का सार है, खासकर 70 के दशक तक,
या लेट 60 के दशक तक, वो एक नेहरूवियन मतैक्यता थी या नेहरू के आदर्शों पर एक मतैक्यता थी पूरे पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में, पूरे व्यवस्था में, कि नेहरू जो हैं वो, नेहरू खुद एक पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति थे जिन्होंने हिस्ट्री को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत अच्छे से समझा था और खुद कई मामलों में, विदेशी मामलों के वो खुद जानकार थे। कहीं एक किसी राइटर ने उनके बारे में कहा कि ही वॉज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर, वो अपना फॉरेन मिनिस्टर खुद थे। तो कहने का मतलब है नेहरू को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, अंतर्राष्ट्रीय विचारों पर पूरी तरह मतैक्यता थी और वो जानते थे कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भारत के फेवर में सुधारा जा सकता है। तो 1947 के बाद जो नेहरूवियन कंसेंसस था वो इस दरमियान घूमता था कि जो भारत की प्रगति होनी है, जो भारत का विकास होना है, उसमें कौन कौन से राज्य सहयोग कर सकते हैं और ऐसी व्यवस्था अपनाई जाए विदेश नीति की जिसमें भारत के हितों का संपोषण हो, भारत के उन हितों के बारे में हम जानें जिसमें भारत के आर्थिक, भारत के सामाजिक उत्थान का और विश्व में भारत को एक अलग पहचान के रूप में देखा जाए। इस मतैक्यता के अंदर नेहरू ने अपनी एक नई नीति का इजाद किया और कई राज्यों के साथ मिलके एक, जिसे हम कहते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट का जन्म दिया या उदय हुआ। और उस नेहरूवियन कंसेंसस जिसे हम कहते हैं वो इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद देखा गया, जो मैंने पहले भी कहा 19 से लेट 60s तक और अर्ली 70s तक देखा गया, जिसमें कूटनीति को, राजनय को विशेष दर्जा दिया गया था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को में बल प्रयोग का कम से कम उपयोग करना, ये नेहरूवियन कंसेंसस के अराउंड घूमता था, उनके चारों इर्द गिर्द, क्योंकि वो जानते थे नेहरू कि जितने भी नए राष्ट्र उपनिवेशवाद से मुक्त हुए हैं, नव उपनिवेशवादी व्यवस्था में जाने की तरफ उनको अगर रोकना है तो एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां उपनिवेशवादी ताकतों से मुक्त हुए राज्यों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके, एक ऐसी संस्था बनाई जाए। इसी संस्थागत रूप में नॉन अलाइंड मूवमेंट का विकास हुआ और नॉन अलाइंड मूवमेंट हम सब जानते हैं एक ऐसा भारतीय विदेश नीति का नीति निर्धारक तत्व बन गया था करीब 50 सालों तक, जब तक सोवियत यूनियन का विघटन नहीं हुआ 1989 से लेके 1991 के बीच, जब पूरी तरह से सोवियत यूनियन बिखर गया, तब तक। और दो धड़ों में जो दुनिया बटा हुआ था, जैसे हम दो पोल्स कहते हैं, दो ध्रुव में जो दुनिया बटी हुई थी, वो खत्म हो गया। और 1991 के बाद दुनिया में दो स्कूल हैं जो कहते हैं, एक तो कहता है कि बहुध्रुवीय विश्व बन गया था, एक कहता है कि सिर्फ एक ही ध्रुव था जो रिवॉल्व करता था अमेरिका के अराउंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अराउंड। तो वो नेहरूवियन कंसेंसस जो है 1990 तक, 91 तक, थोड़ा सा उसमें चेंज आया था 1970 के दशक में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी और उन्होंने उसमें परिवर्तन लाया। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमने 3 युद्ध झेला था 1962 से 71 के बीच, 62 में, 65 में और 71 में। एक जो हमारा पहला जो युद्ध था वो चीन के साथ था, 65 में फिर हम पाकिस्तान के साथ भिड़े थे, लड़ाई हुई थी, फिर 71 में हमने
पाकिस्तान को बुरी तरह पराजित किया था और बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। तो वो 70 के दशक से ही हम मानते हैं कि नेहरूवियन कंसेंसस से मूव किया था, और जो सेकंड अप्रोच की तरफ बढ़ा था विदेश नीति का था वो जब भारतीय विदेश नीति को एक मजबूत और एक मस्क्यूलर, जिसे हम कहते हैं, ओरिएंटेशन दिया गया था, जिसमें भारत ये मानने लगा था और जो एलिट्स जो उस समय रूल कर रहे थे ये मानने लगे थे कि भारत अपने आप को महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में तभी बना सकता है जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ये माने कि भारत जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र है, और जब तक ये शक्तिशाली राष्ट्र बना रहेगा और जब तक ये शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखा जाएगा तब तक ये भारत को अपने आप को एसर्ट करने में फायदा होगा और दुनिया को दिखाने में अपनी ताकत को फायदा होगा। इसलिए हमने एक मस्क्यूलर फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन बनाया। फॉरेन पॉलिसी के बनाए जाने में, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में कौन कौन से तत्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं? फॉरेन पॉलिसी जो है, विदेश नीति जो है, वो एक एलीट या एक ऐसे वर्ग का कार्य होता है जो अपने आप को, चूंकि ये बड़ा स्पेशलाइज्ड काम है, एक विशेषीकृत प्रक्रिया है, और इसमें जितने भी एलीट होते हैं, जो समाज के उस तबके के लोग होते हैं, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी को, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो इकोनॉमिक पॉलिसी की तरह नहीं है कि सब लोग उसके जानकार हों। तो एक ऐसी व्यवस्था बन जाती है जिसमें बहुत कुछ लोग, चंद लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको दुनिया में भारत की साख को बढ़ाने की आवश्यकता रहती है, और खासकर ऐसी व्यवस्था की एक ज़रूरत होती है जिसमें ऐसे लोग मिलें या देखे जाएं कि जिनमें इन चीज़ों पर एम्फेसिस हो कि वो विदेश नीति का निर्धारण कर सकें। और कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे लोग हैं या कौन से ऐसा विशिष्ट वर्ग है जो इनका निर्धारण करता है? पहला जिसे हम कहते हैं वो एक है सामरिक समुदाय, या अंग्रेजी में हम उसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी। और ये सामरिक समुदाय जो है वो एक ग्रुप होता है, और कोई एक व्यक्ति या कोई एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप नहीं है, जो फॉरेन पॉलिसी के प्रकृति को निर्धारित करते हैं। इसमें कौन आते हैं? इसमें आर्मी के अफसर आ सकते हैं, इसमें मीडिया के लोग आ सकते हैं, इसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स आ सकते हैं। यानी ये लोग एक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, जो विदेश नीति के प्रक्रिया के निर्धारण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा, सेकेंड कैटेगरी जो है वो है डिप्लोमैट्स का, या जिन्हें हम हिंदी में राजनयिक कहते हैं। राजनयिक कौन होता है? सब मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि जितने भी विदेश सेवा के अधिकारी होते हैं वो सारे डिप्लोमैट्स होते हैं, लेकिन सारे डिप्लोमैट्स विदेश सेवा के अधिकारी नहीं होते हैं। तो एक डिस्टिंक्शन ये बनाया जाता है। और जो कूटनीति करते हैं, जो राजनय करते हैं, वो लोग कौन होते हैं? डिप्लोमैट्स आदर्श तौर पे वो लोग होते हैं जिनको विदेश नीति की जानकारी होती है और विदेश नीति के निर्धारण में वो अपना योगदान दे सकते हैं और विदेश नीति की निर्धारण प्रक्रिया को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, उनको एक स्वरूप दे सकते हैं। और वो डिप्लोमैट्स क्या करते हैं? वो डिप्लोमैट्स क्या करते हैं कि विदेश नीति के उस स्पेशलाइज्ड एस्पेक्ट को, जैसे भारत को किस देश के साथ संबंध करने चाहिए कि उनके राष्ट्रीय हितों का निर्धारण हो, ये कौन बताएगा? ये डिप्लोमैट्स बताएंगे। और कई सारे उदाहरण ऐसे हैं कि
कितने सारे एम्बेसडर्स जो राजदूत हम विदेशों में भेजते हैं वो फॉरेन सर्विस ऑफिशियल्स नहीं होते हैं, वो कैरियर फॉरेन सर्विस ऑफिशियल्स नहीं होते हैं, वो महत्वपूर्ण व्यक्ति भी होते हैं जिनको उन चीज़ों का आइडिया होता है। जैसे LM सिंघवी को इंग्लैंड का उच्चायुक्त बनाया गया था, भारत में इंग्लैंड के उच्चायुक्त थे। इस तरह से कई एग्जाम्पल हैं जिस तरह से लोग बनाए गए हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हों, उनको भी राजदूत बनाया गया है। कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जिनको राजदूत बनाया जाता है, जिनको राजनयिक की, जिनको विदेश नीति की पकड़ होती है। और कई सारे जो सेवानिवृत्त अधिकारी होते हैं उनको भी डिप्लोमेट बनाया जाता है, एम्बेसडर्स बनाया जाता है। तो फॉरेन सर्विस ऑफिशियल्स जो होते हैं वो बेसिकली जो तीसरा कैटेगरी है वो फॉरेन सर्विस ऑफिशियल्स का है। और फॉरेन सर्विस ऑफिशियल्स करते क्या हैं? ये कैरियर डिप्लोमेट्स होते हैं जिनकी नियुक्ति इसी योग्यता पे की जाती है कि वो भारत के विदेश नीति का निर्धारण करते हैं और उस निर्धारण के प्रक्रिया में ये देखना चाहते हैं कि भारत की विदेश नीति कैसी चल रही है, इसमें क्या क्या चीज़ें दी जा सकती हैं। कहने का मतलब है ये विदेश नीति के बनाने के लिए अपना योगदान करते हैं और ये एक तरह से उसके इंचार्ज कई बार बन जाते हैं। चौथी कैटेगरी है ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी हम सब जानते हैं, जो नौकरशाही व्यवस्था है भारत की या पूरे दुनिया में जो नौकरशाही व्यवस्था है विभिन्न राज्यों की, उनका विदेश नीति के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर ले लें तो भारत किस राज्य से विदेश नीति करेगा जिससे उसकी आर्थिक उन्नति हो, कौन सा देश ऐसा है जिसके साथ भारत व्यापार करेगा। पांचवा कैटेगरी जो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग को निर्धारित करता है, जो विदेश नीति का निर्धारण करता है, वो बिजनेस लीडर्स होते हैं या जो व्यापार के वैसे लोग होते हैं जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद को, GDP को किसी न किसी तरह एक्सपोर्ट के थ्रू या इंपोर्ट के थ्रू निर्धारित कर सकते हैं या उनको बढ़ावा दे सकते हैं। 1990 के बाद जब भारत इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, आर्थिक उदारवाद की तरफ जब बढ़ा, तब ऐसे बिजनेस लीडर्स का, ऐसे व्यापारिक नेताओं का या व्यापारिक नेतृत्व की जरूरत पड़ी जो लोग भारत को इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ ले जाएं और फॉरेन पॉलिसी सिर्फ डिप्लोमैट्स की या राजनीतिक दलों की या राजनीतिक नेताओं का एक परव्यू नहीं रह गया। जैसे आप कई बार देखते होंगे कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं या भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, उन जब वो विदेश जाते हैं उनके साथ एक पूरा ग्रुप जाता है जिसमें ज़्यादातर लोग बिजनेस लीडर्स होते हैं, जो इंडस्ट्री के मालिक होते हैं, जो ट्रेड करना, जो एक दूसरे राज्य के साथ ट्रेड करते हैं, या कोई विदेशी आता है, विदेशी नेता आता है तो वो अपने साथ एक पूरा ग्रुप लेके आता है जो भारत के साथ व्यापार कर सके और इस तरह से उनकी नीतियों का निर्धारण करते हैं। जो अंत में फॉरेन पॉलिसी मेकिंग को जो और जिनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है, लास्ट रोल, मतलब किसी भी तरह से वो किसी इन पांचों से कम नहीं है, वो है पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जनता की नब्ज जानती है। वो जानती है कि अगर किसी राज्य का विकास करना है तो सबसे पहली जो इकाई होती है वो है उनके वोटर्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम कहते हैं, वो क्या चाहते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग को कई हद तक प्रभावित करते हैं। नाउ अगला जो फॉरेन पॉलिसी अप्रोच के तरह देखते हैं कि भारत की विदेश नीति अब तक कैसी रही है। भारत की विदेश नीति विश्वव्यापी व्यवस्था में, ग्लोबल लेवल पे क्या रही है। भारत हमेशा ये चाहता है और रियलिस्ट
पर्सपेक्टिव में अगर इसको हम समझना चाहें तो भारत एक बहुध्रुवीय विश्व देखता है और बहुध्रुवीय विश्व की तरफ बढ़ना चाहता है, जिसे हम अंग्रेजी में मल्टीपोलर वर्ल्ड कहते हैं। भारत ये नहीं चाहता है कि एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें एक ही ध्रुव हो या एक ही सुपर पावर हो। उससे कई सारे प्रॉब्लम होते हैं, कई सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ जाती हैं, क्योंकि वो दुनिया के नीति निर्धारण को प्रभावित करेगा। दुनिया में क्या हो रहा है उस पर उसको वो इन्फ्लुएंस कर पाएगा, उसको अपने हिसाब से उसका रुख मोड़ पाएगा। तो इंडिया का जो ग्लोबल लेवल पे या जो वैश्विक स्तर पर जो व्यवस्था चाहता है वो बहुध्रुवीय व्यवस्था चाहता है। दूसरा, वैश्विक व्यवस्था में रशिया और चीन के साथ भारत काफी हद तक सहयोग करना चाहता है। अभी विगत वर्षों में कुछ वर्षों में चीन और भारत की तल्खी बढ़ी है। उसका कारण यह भी है कि चाइना पाकिस्तान से करीब होने लगा है, लेकिन उसके पहले हम और अभी भी ब्रिक्स के लेवल पे, एससीओ के लेवल पे और आरआईसी जिसे हम BRICS या ब्रिक्स जिसको हम कहते हैं, भारत, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का जो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जो संस्थागत फ्रेमवर्क है, उसमें काम करने का। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक व्यवस्था है जो कई सारे चीज़ों को डिस्कस करता है, खासकर सुरक्षा मामलों में। और RIC जिसे रशिया, इंडिया, चाइना, क्योंकि इनमें पोटेंशियल बहुत है। विगत वर्षों में या आगे क्या होगा इसकी संभावना तो अभी नहीं बता जा सकती, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मंच है जिस पे भारत काम करना चाहता है और आगे भी काम करना चाहता रहेगा। तीसरा जो वैश्विक स्तर पर जो भारत चाहता है वो है परमानेंट मेंबरशिप संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का, यानी उनका स्थायी सदस्य बनना चाहता है। तो ये भी भारत के फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर डिटर्मिनेंट है, एक मेजर उस व्यवस्था की तरफ बढ़ना चाहता है और उन राज्यों से दोस्ती करना चाहता है जो भारत को परमानेंट मेंबरशिप या स्थायी सदस्यता दिला सकें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। चौथा जो ग्लोबल लेवल, वैश्विक लेवल पे भारत चाहता है वो अपना जो कन्वेंशनल मिलिट्री है और जो न्यूक्लियर डेटरेंस है या जो मिलिट्री, जो संस्थागत मिलिट्री की व्यवस्था है और जो नाभिकीय तरक्की भारत कर चुका है एटॉमिक बम बनाने के बाद, उसको मेंटेन किए रहना, उसकी आक्रामकता को नहीं बल्कि एक तरह से एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी रहे जिसमें बहुत बुरा वक्त हो तो उनका इस्तेमाल भी किया जा सके। हालांकि भारत हमेशा नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी में विश्वास करता है और आगे भी करता रहेगा, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का ये भी एक पर्पस था कि एक डेटरेंस लेवल बना रहे। पांचवा जो ग्लोबल लेवल पे चाहता है वो है कि दुनिया में उन महत्वपूर्ण राज्यों के साथ सामरिक दोस्ती या सामरिक एकता जिसमें भारत की हितों का संपोषण हो और भारत के बॉर्डर्स को सुरक्षित रखा जा सके। इसके तहत USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जो पश्चिम यूरोप के राज्य हैं उनसे दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि इस व्यवस्था में भारत का ही महत्व बढ़ता है और भारत ही इम्पोर्टेंट बनता है। अंत में जो ग्लोबल लेवल पे भारत चाहता है वो एक एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन करना चाहता है। अब हम बढ़ते हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी मैट्रिक्स की तरफ। मैंने जो एक्सप्लेन करना चाहा है कि जो अप्रोचेस हम रियलिज्म को अगर हम महत्व देते हैं और रियल पॉलिटिक्स में रियलिज्म का महत्व, यथार्थवाद का महत्व बहुत बढ़ता है और उसी अप्रोच के तहत मैंने इंडिया के फॉरेन पॉलिसी मंडल सिद्धांत के तहत, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की तरह नहीं, अगर विश्व को एक मंडल मानते हैं तो ग्लोबल लेवल पे
हम ये देखते हैं ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पर हम देखते हैं कि भारत क्या चाहता है, भारत का फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन क्या होगा। पहला है कि भारत एक बहुध्रुवीय विश्व की तरफ बढ़ना है, और चाहता है कि एक ध्रुवीय विश्व ना हो या द्विध्रुवीय विश्व ना हो, बाइपोलर वर्ल्ड ना हो, बल्कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो। तो आपको हर राज्यों के साथ, हर व्यवस्थाओं के साथ बात करने में आसानी होती है, उनको समझने में आसानी होती है। दूसरा व्यवस्था जो वो चाहता है कि वो रूस और चीन के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखे, और जितने भी रूस और चीन के दोस्ताना संबंधों को संस्थागत रूप में जानने के लिए एक संगठन जो बना है, और उनमें कई सारे संगठन हैं, ब्रिक्स है, एससीओ है, आरआईसी है, उन पर अपनी पहचान और इन राज्यों के साथ मित्रवत व्यवहार रखे। लेकिन विगत वर्षों में, विगत कुछ महीनों में इन चीज़ों को धक्का पहुंचा है, खासकर जो बॉर्डर्स में हमारे साथ हुआ है। इसलिए उस ग्लोबल लेवल पर, लेकिन वैश्विक स्तर पर भारत चीन और रूस के साथ भी दोस्ताना संबंध बना के रखना चाहता है। बट एट द सेम टाइम, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, विल कीप द गन पाउडर ड्राई, यानी हम उनसे लोहा लेने में भी पीछे नहीं हटेंगे। तीसरा जो है, भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण जो डिमांड रही है, जो एक मांग रही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता, और उस स्थायी सदस्यता में वो एक मानता है और वो जानता है कि स्थायी सदस्यता तभी होगी जब उन राज्यों के साथ वो मित्रवत व्यवहार रखेगा जो भारत को स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद का बनाना चाहते हैं। जैसे भारत और रूस का संबंध अगर देखें तो इसका एक बहुत बड़ा बेसिस है कि रूस चाहता है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। दूसरा है कि उन राज्यों से भी दोस्ती करे जो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथ दोस्ती बढ़ाने में या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथ के स्थायी सदस्य बनने में उनकी मदद करें। चौथा है जो कन्वेंशनल मिलिट्री है, जिसे हम ट्रेडिशनल रूप में मिलिट्री और इन्फेंट्री कहते हैं, वो बनाए रखे, और जो न्यूक्लियर डेटरेंस है, यानी जो नाभिकीय अस्त्र जो हमारे पास हैं, उनका एक लेवल बनाए रखे कि बुरे वक्त में उसका इस्तेमाल किया जा सके। अगला और पांचवा जो ग्लोबल लेवल पे जो वो देखना चाहता है कि वो विश्व के उन राज्यों के साथ सामरिक दोस्ती करना चाहता है जो भारत के हितों का पोषण करने में उनकी मदद करते हैं, जैसे यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया या वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, जो भारत के आर्थिक प्रगति में मददगार साबित हो सकें। जो अंत में जो ग्लोबल लेवल पे जो वो देखना चाहता है वो है एक एनर्जी सिक्योरिटी, यानी एक ऊर्जा की सुरक्षा के प्रति कि एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ पेट्रोल या गैस मिलता रहे, कि भारत को व्यवधान ना हो, भारत की विकास में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। जो अगला रीजनल लेवल पे जिसे हम जानना चाहते हैं वो है कि भारत रीजनल लेवल पे क्या चाहता है। उसका जो मंडल का सिद्धांत है, ग्लोबल मैट्रिक्स जिसे मैं कहता हूं, वो क्या है। साउथ एशिया लेवल पे, एशिया लेवल पे और इंडो पैसिफिक लेवल पे वो कैसा होगा और उसका स्वरूप क्या होगा। भारत एशिया, साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक लेवल पे ये चाहता है कि जापान, यूएसए खासकर साउथ चाइना सी में और ऑस्ट्रेलिया के साथ
संबंध बनाए रखे और चीन को लोहा देने में ये राज्य इनके मदद कर सकते हैं। जो दूसरा पर्सपेक्टिव है रीजनल लेवल पे, वो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, यानी उन राज्यों के साथ, साउथ ईस्ट एशियन राज्यों के साथ दोस्ती बनाए रखे ताकि इसका भारत का और आर्थिक विकास हो सके और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक रेडी मार्केट इंडिया को और उन राज्यों को मिलता रहे। तीसरा है कि चीन और पाकिस्तान का जो संबंध है, जो एक नेक्सस है, उसको तोड़ा जा सके किसी तरह, और किसी न किसी तरह जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का नेटवर्क है, उसके एक समानांतर भारत में एक व्यवस्था बना सके, खासकर साउथ एशिया में। और चौथा और अंतिम रीजनल लेवल पे वो चाहता है कि वो एक नेवल सुप्रीमेसी रखे इस रीजन में, या जो ब्लू वाटर नेवी है, जो नेवी है, उसका इस्तेमाल कर सके अपने हितों के लिए। और जो तीसरा ग्लोबल मैट्रिक्स है इमीडिएट नेबरहुड में, वो है साउथ एशिया में अपना वर्चस्व बनाए रखना, चीन और पाकिस्तान के नेक्सस को चेक करना, उनको रोके रखना, और सार्क को स्ट्रेंथन करना। हालांकि विगत कुछ वर्षों में ऐसा नहीं हो पा रहा है, सार्क उतनी अच्छी व्यवस्था जितनी सोची जा रही थी उतनी नहीं बन पा रहा है, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि पाकिस्तान के बिना भी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। फाइनली भारत की विदेश नीति को हम कई पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। जो भारत की अब तक विदेश नीति का विकास हुआ है, उसमें यथार्थवाद एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में देखा गया है, जिसके तहत मैंने ये सारा लेक्चर प्रिपेयर किया है। आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।